नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए बताते हैं आपको क्या है नया आज के कार्यक्रम में। उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ावा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आपको बता दें, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा एक अग्रणी संस्थान है कृषि क्षेत्र का हमारा। और यहाँ अगर बात की जाए तो संयुक्त निदेशक विस्तार डॉक्टर BS तोमर से हमने बात की। उन्होंने सब्जी फसल के उन्नत बीजों के बारे में क्या कुछ जानकारी दी, आइए डालते हैं इस पर नजर इस खास रिपोर्ट में। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं ना सिर्फ उपज, उसके साथ साथ गुणवत्ता जो होती है किसी भी फसल की वो बहुत मायने रखती है और उसके ज़रिए ही जो आपका मुनाफा है वो बढ़ भी सकता है। लेकिन जब बात की जाती है उन्नत बीजों की, जी हाँ, वही बीज जो कि आधार माना जाता है अच्छी उपज का, अच्छी गुणवत्ता का, वहाँ पर कई तरह की जानकारी जो है वो हमारे किसानों को नहीं होती। लेकिन खासतौर से अगर बात हम करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शाकीय विज्ञान संभाग की, जो लगातार कई वर्षों से यही प्रयास कर रहा है कि किसानों के पास जल्द से जल्द जो उन्नत किस्मों का बीज है वो पहुंच सकें। और अनगिनत किस्में हैं अलग अलग फसलों की, अगर हम बात करते हैं सब्जी फसलों की अगर बात की जाती है, क्योंकि जलवायु की विविधता हमारे देश में पाई जाती है। ऐसे में एक चुनौती भी हमारे कृषि वैज्ञानिकों के सामने रहती है। लेकिन कैसे इन चुनौतियों से आगे निकलकर हमारे कृषि वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। आपको बता दें, शाकीय विज्ञान संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BS तोमर आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तोमर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ, धन्यवाद मुकुल जी। आपने जो ये बात कही कि हमारे जो किसान हैं उनकी उत्पादन और उपभोक्ता के लिए अच्छी गुणवत्ता, अगर हम इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें तो निश्चित रूप से हमारा उपभोक्ता भी लाभान्वित होगा, किसान भी लाभान्वित होगा। और संस्थान का जो उद्देश्य है कि किसानों को बेहतर उन्नत किस्मों का बीज उनको दिया जाए और उनकी उत्पादन क्षमता में सुधार किया जाए, इस दिशा में शाकीय विज्ञान संभाग ने पिछले 5 वर्षों में मैं कहना चाहूँगा 40 से अधिक सब्जी फसलों की किस्मों का विकास किया है। और विकास ही नहीं, उनके विकास को किसानों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया है। जिस दिशा में मैं बताना चाहूँगा कि गाजर में पूसा रुधिरा और पूसा असिता 2 किस्में हैं जो सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं। सितंबर से लेकर के फरवरी तक इनका उगाने का समय होता है। इन किस्मों को विकसित किया गया, इनका विमोचन किया गया और इनके व्यावसायीकरण पर जोर दिया गया। संस्थान अपने फार्म के ऊपर इनका आधार बीज के अतिरिक्त जो है ये नाभिकीय बीज एवं अभिजनक बीज का उत्पादन करता है और उसके करने के बाद उसको राष्ट्रीय बीज निगम या व्यावसायीकरण के लिए कंपनियों को उसका ब्रीडर सीड उपलब्ध कराता है, ताकि वो बड़े पैमाने पे उसका विकास करके और आगे किसानों को उपलब्ध करा सकें। इसमें हम बताना चाहेंगे कि किसान भाइयों का बड़ा योगदान है बीज उत्पादन में। जो भाई बीज उत्पादन से जुड़े हुए हैं और उन्हें अपने खेत में अगर गाजर बीज उत्पादन के लिए पूसा रुधिरा असिता या अन्य कोई किस्म लगाई है मैदानी क्षेत्रों में, तो उसके लिए अभी आवश्यक है कि एक तो पुष्पन की अवस्था है, इसमें अपने छिड़काव को आपको नियंत्रित करना है। छिड़काव के ऊपर इसलिए मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये परपरागित फसल है, इसमें परागण जो है कीड़ों के द्वारा होता है। विभिन्न प्रकार के कीड़े इसमें परागण के कार्य में सम्मिलित होते हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए छिड़काव, जो कीटनाशक का छिड़काव हमारे किसान भाई करते हैं, कई बार सुंडी का आक्रमण हो जाता है या उसमें पाउडरी मिल्ड्यू एक बीमारी आती है, चूर्णी लास्ता जिसको कहते हैं, उसके प्रकोप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किसान भाई इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विशेष करके जो कीटनाशक हैं उनके छिड़काव में हमें सावधानी रखनी है कि जिस समय पे हमारे परागण वाहक, चाहे वो गाजर की बात करें या हम फूल गोभी की बात करें या प्याज की बात करें, इन सब में परागण वाहकों का महत्वपूर्ण योगदान है और इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। और हमें फसल के विकास के लिए, अधिक उत्पादन के लिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए आवश्यक होता है कि हम उसमें कीड़ों का, बीमारियों का नियंत्रण करें। तो छिड़काव के समय में परिवर्तन लाना है, यानी कि जिस समय पे हमारे परागण वाहक सक्रिय होते हैं उस समय हम छिड़काव ना करें। छिड़काव या तो शाम के समय करें या सुबह के समय करें, तो वो दोनों ही लोगों के लिए, किसान के लिए भी और परागण वाहकों के लिए अच्छा रहता है। तो इसमें दूसरी बात ध्यान रखने की है कि पानी देने की समय क्या होना चाहिए। हम किसान भाइयों से कहते हैं कि भाई आप दिन के समय जब तेज़ धूप हो उस समय गाजर के अंदर पानी ना लगाएं
और आप पानी शाम के समय या सुबह के टाइम लगाएं। उस अवस्था में भी ना लगाएं जब हवा की गति तेज़ होती है। तेज़ हवा की गति में पौधों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है और अधिक नमी बनाए रखने से पाउडरी मिल्ड्यू आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये रही सिंचाई की बात। फिर अगली बात आती है कि जब ये तैयार हो जाएंगी तो इसमें किसान भाइयों हम आपको बताना चाहेंगे कि किंग अम्बल होते हैं जो पहले बनता है, दूसरे ऑर्डर के अम्बल जिनको सेकेंडरी अम्बल बोलते हैं, और टर्सरी अम्बल होते हैं। अगर आप अच्छी गुणवत्ता का बीज लेना चाहते हैं तो आप प्राइमरी जो अम्बल है उसको और सेकेंडरी अम्बल दोनों से को काट लें और उनसे बीज लेने का प्रयत्न करें। टर्सरी अम्बल से बीज उसी अवस्था में लेना चाहिए अगर वातावरणीय परिस्थितियां अनुकूल हैं और उसको परागण के लिए पर्याप्त समय मिला है पकने के लिए, तो आपकी गुणवत्ता अच्छी हो सकती है। तो गाजर के बीज उत्पादन में इन 3 बातों का अगर हमारे किसान भाई ध्यान रख रहे हैं तो वो अच्छी गुणवत्ता का बीज उत्पादन कर सकते हैं और अपने खेत में और अपने गांव में आसपास के लोगों को अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध करा करके सब्जी फसलों के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा देखिए आपने कहा कि जो सब्जियों के उपज की जब हम बात करते हैं, बेहतर उत्पादन में किसान अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन इस दौरान डॉक्टर तोमर हम देखते हैं जो किसान हैं कभी कभी सावधानी नहीं बरतते और उनका मानना यही होता है कि हमने अच्छा किस्म का चयन तो किया लेकिन उसके अनुसार जो अच्छी उपज है वो नहीं मिल पाई या उसकी गुणवत्ता उन तक नहीं पहुँची, जिसकी वजह से बेहतर भाव उनको नहीं मिल पाया। इस स्थिति में किसानों को और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अगर किसान भाइयों आपको बेहतर उपज और अच्छी गुणवत्ता का बीज आप अपनी गाजर की फसल से लेना चाहते हैं तो आपको एक तो परागण वाहकों की संख्या पर ध्यान देना होगा। अगर संभव हो सके तो आप जो मधुमक्खी उत्पादक किसान हैं उनसे अपने खेत के अंदर, खेत के किनारे पे उनसे छत्ते रखने का व्यवस्था कर सकते हैं जिससे परागण वाहकों की संख्या में वृद्धि की जा सके। इससे आपकी उपज में वृद्धि होगी और बेहतर गुणवत्ता का उत्पाद होगा। दूसरी बात है कि इस मौसम में जब मौसम परिवर्तन होता है तो बटरफ्लाई का काफ़ी प्रकोप होता है जो अंडे दे देती है पत्तियों पर। वहाँ पे छोटी छोटी सुंडियाँ निकल करके पत्ती को खा जाती हैं, उसको भी आप निगरानी कर सकते हैं। उसके लिए अगर इस प्रकार के तितलियों की संख्या आपके खेत में दिखाई देती तो निश्चित रूप से ये प्रकोप आपके खेत में हो सकता है। इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और तीसरी बात है कि खेत में नमी की मात्रा को इस प्रकार से रखना है कि फसल को भी कमी ना पड़े और अत्यधिकता भी ना हो, क्योंकि जब तापक्रम में वृद्धि होती है और खेत में नमी होती है, क्योंकि पुष्पन की अवस्था में सर्वाधिक मात्रा में बायोमास होता है और ऐसे में एक माइक्रो क्लाइमेट का निर्माण हो जाता है तो चूर्णी लासिता रोग आने की संभावना बढ़ जाती है और ये रोग एक बार आ जाता है तो इसको रोक पाना मुश्किल होता है। तो इसके लिए किसान भाई अपने खेत में जा कर के समय समय पर देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके लिए किसान भाई बाविस्टिन का या जो है सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको जो है रोका जा सकता है ताकि उनकी उपज में किसी प्रकार की कमी ना हो। जी बिल्कुल, तो देखिए तमाम सावधानी जो है हमारे किसानों को बरतनी होगी, निगरानी आप लगातार करें। और क्योंकि खासतौर से अगर गाजर की उन्नत किस्म पूसा रुद्रा की अगर बात की जाए तो आप देख भी सकते हैं हमारे आसपास, क्योंकि कोशिश यही की जाती है कि सही जानकारी जो है सही समय पर किसानों तक पहुँचे और भी ज़्यादा अपनी जो फसल की उपज है वो इससे ले सकें। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। अगर हम बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, तो न सिर्फ उन्नत बीज बल्कि बागवानी के क्षेत्र में भी लगातार किसानों को जानकारी दी जा रही है। अलग अलग जो फूल हैं उनके बारे में किसानों को बताया जाता है और इसी बारे में पुष्प संभाग के कृषि वैज्ञानिक ने हमें जानकारी दी। आइए देखते हैं इस बारे में खास रिपोर्ट। जब भी बात होती है तो उनकी खूबसूरती का जिक्र होता है। हालांकि कुछ फूलों का औषधीय इस्तेमाल भी है, लेकिन आज हम ऐसे फूल की बात करने वाले हैं जिसके अनेकों इस्तेमाल हैं और ये फूल है बोगनविलिया, जिसे बोगनविलिया एक फ्रांस के नेविगेटर थे जिन्होंने पूरी दुनिया में इसे फैलाया है। इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस सिंधु जी, जो कि अध्यक्ष हैं पुष्प विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे बोगनविलिया से हमारे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिंधु जी आपका कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद अंजू। जैसे कि आपने बताया कि बोगनविलिया बहुत ही एक सुंदर फूल है और उसके वैसे पौधा तो ये एक है, लेकिन इसके उपयोग अनेक हैं। आप इसको गमले में लगा सकते हैं, आप इसको बोनसाई बना सकते हैं, आप इसकी बाउंड्री वाल कर सकते हैं, आप अपने खेत के चारों तरफ लगा करके इवन कि यहाँ तक कि नीलगाय से इसकी प्रोटेक्शन पा सकते हैं। इसका पेड़ बना सकते हैं, इसकी आप बोनसाई बनाएं, इसको आप परगोला पे लगाएं, तो इसके उपयोग बहुत सारे हैं। और जहाँ तक है फूल की बात, ये फूल पूरे वर्ष देता है। सिर्फ ये दिसंबर और जनवरी के महीने को छोड़ करके पूरे 10 महीने ये फूल पे रहता है। और अभी आप देख रहे हैं इसके फूलों की छटा खिली हुई है। सिंधु साहब, ये बताइए कि जैसे हम बोगनविलिया की बात करते हैं तो अन्य फूलों की तरह इसको अभी तक उतना महत्व नहीं दिया जाता था। लोगों की यही सोच बनी हुई है कि ये तो कहीं भी उग जाता है। तो क्या लगता है कि अब तस्वीर बदल रही है और इससे आय में वृद्धि भी हो सकती है किसान? ऐसा नहीं है, इसकी तस्वीर बदली है और पिछले 10 सालों से दिल्ली में इसकी काफ़ी हमने रोपाई भी किया। आप देखते हैं कि रोड डिवाइडर पे, ग्रीन बेल्ट में, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पिलर के नीचे बोगनविलिया जगह जगह पे लगा हुआ है। और अब लोगों को इसके उपयोग और इसकी महत्वता समझ में आ गई है, क्योंकि पानी की बहुत ही किल्लत है हमारे देश में। मिट्टी खारी है, मिट्टी ख़राब है, वहाँ पे भी आसानी से हो जाता है। कम पानी इसको आवश्यकता रहती है। इसके नए गमले बना करके बहुत सारे किसान या बहुत सारे नर्सरी वाले लोग इससे नए पौधे बेच करके इससे आमदनी का भी एक जरिया इन्होंने निकाला है। और इसको आप भिन्न भिन्न मौसम में उगा सकते हैं और इसका जो सौंदर्यीकरण है वो बाकी फूलों से बहुत अधिक है, क्योंकि ये पूरे वर्ष फूल देता है। अभी आप देख रहे हैं कि सारे गमले बिल्कुल फूल पे हैं और इसमें बहुत सारी प्रजातियां भी हैं। और हमारा खास करके पूसा संस्थान, जहां पे मैं यहाँ पे अध्यक्ष के पद पे पिछले 6 वर्ष से काम कर रहा हूँ और हम बोगनविलिया से जुड़े हुए हैं। और मैं इस प्रोजेक्ट का PI भी हूँ, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हूँ। और ये हमारा पूसा संस्थान एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बोगनविलिया के नाम से नामित भी है 2009 से। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी UK लंदन से। तो पूरी दुनिया में जितनी भी बोगनविलिया की किस्में, चाहे वो चाइना से निकले, मलेशिया से, सिंगापुर से, थाईलैंड से, या यहाँ तक कि कहीं भी किसी भी विश्व के कोने से निकले तो हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं। इस समय हमारी जो चेक लिस्ट है वो लगभग 350-360 किस्मों को समायोजित किए हुए हैं। और उस चेक लिस्ट में उन सारी किस्मों का विवरण है कि कहाँ से निकली, कैसे निकली, कब निकली। यदि मैं अपने भारतवर्ष की ही बात करूं तो IRI जो है वो वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है बोगनविलिया के क्षेत्र में भी और बाकी अन्य कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी। इसके साथ साथ NBRI लखनऊ है जो हमारा पार्टनर भी है और कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी है, वहाँ पे भी बहुत सारी किस्में विकसित हुई है। बिल्कुल, किस्मों के बारे में अभी आपने बताया और जैसे कि मैं देख रही हूँ मेरे हाथ में ये जो बोगनविलिया की एक डाल है, ये कुछ नारंगी रंग की है, गाजरी रंग की दिखाई दे रही है। और ये पूरा गार्डन है, यहाँ पर सफ़ेद रंग, हल्के गुलाबी रंग के भी फूल हैं। इतनी वैरायटी तो मैंने आज तक कभी बोगनविलिया की नहीं देखी। तो हमारे किसानों के हिसाब से आप बताइए कि किस वैरायटी की ज़्यादा मांग है, किस प्रकार से इसे वो बेच सकते हैं और कैसे उन्हें लाभ हो सकता है? किसान भाई भी यदि इसमें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नई किस्में हैं
जिनको कि हमने निकाला है और यहाँ पे पंजीकरण है। यहाँ से नए पौधे बना सकते हैं लोग, मदर प्लांट हमारे यहाँ से ले सकते हैं। हम जनता को लिए यहाँ से पौधे देते हैं और लोग यहाँ से पौधे खरीद के भी ले जाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे नर्सरी वाले पौधे यहाँ से लेके जाते हैं और वो लाखों में हज़ारों में पौधे मल्टीप्लाई करते हैं, नया पौधा बनाते हैं, पोट में लगाते हैं और बेचते हैं। तो किसान भाई भी इससे जुड़ सकते हैं, वो भी अपने खेत में लगाएं और नए पौधों को बनाएं और वहाँ पे आस पड़ोस के अपने क्षेत्र में लगाएं और वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में और अपने चौपाल में, अपने गांव के आसपास सुंदरता को बढ़ाएं, स्कूल में लगाएं, कॉलेज में लगाएं और अपना इससे बिजनेस भी जोड़ें। तो बिजनेस के महत्व से भी बोगनविलिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पौधा है और इसकी कुछ ऐसी औषधीय गुण भी हैं जिनको औषधीय गुण किस तरीके से इसका हमारे किसान समझ सकते हैं? इसका जो पत्ता है, इस पत्ते से कुछ ऐसी टैबलेट बनाई गई हैं जो कि शुगर बैलेंसर का तौर पे काम करती हैं और जो हमारी शुगर की बीमारी है उसको रोकथाम के लिए उस टैबलेट को लोग खाते हैं। और इसके साथ साथ जो कलर है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेड कलर का है, इसे बिटलिन एक कंपाउंड है, एक रंग है, उसको कंपाउंड को निकालते हैं, कलर एक्सट्रैक्शन करते हैं। बिटलिन ये पिगमेंट है, इसको निकालते हैं और उसको आप फैब्रिक्स में यूज़ कर सकते हैं। वो एडिबल भी है, उसको किसी रंग बिरंगे कोई मिठाई बनाने में उसमें भी इसका प्रयोग में ला सकते हैं, खाद्यान्न में यूज़ कर सकते हैं उसको। जी अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि जैसे कि सिंधु साहब, मैंने पूरा ये आपका गार्डन देखा जहाँ पर यह अनुसंधान हो रहा है बोगनविलिया पर, और बड़ी ही अच्छी वैरायटी देखने को मिली और जो हमारे महापुरुष हैं उनके नाम पर भी कुछ वैरायटी यहाँ पर देखने को मिली, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भी कुछ ऐसे हिस्ट्री में जिनके नाम दर्ज हैं। तो क्या ये पूसा ने तैयार की हैं वैरायटी और इनके महत्व क्या है? किसान कौन सी वैरायटी ले सकते हैं? देखिए कि बहुत सारी प्रजातियां हैं जो यहाँ से निकाली गई हैं। मैं कुछ प्रजातियों के नाम लेना चाहूँगा। जैसे एक डॉक्टर एच.बी. सिंह वैरायटी है जो IHR बेंगलोर, जो हमारी इंस्टीट्यूट है ICR की बागवानी में, वहाँ से वो निकली है। और डॉक्टर एच.बी. सिंह हमारे यहाँ पे एक बहुत ही महापुरुष थे और उनका हमारे संस्थान में, खास करके यहाँ पे NBPGR में, IRI पूसा संस्थान में उनका काफ़ी काम रहा है और उनके नाम से वो वैरायटी निकली। ऐसे ही डॉक्टर बीपी पाल जो हमारे ICR के DG भी थे, डायरेक्टर IRI भी रहे और उन्होंने यहाँ तक कि पूरी संपत्ति IRI को भी सौंप दी थी। तो वो भी, उनके नाम से भी एक सफ़ेद रंग की किस्म है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा उसका फूल है। इसके साथ साथ डॉक्टर RR पाल, उनके पिताजी के नाम से भी एक वैरायटी पंजीकृत है। लेट श्री जवाहरलाल नेहरू जी जो कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनके नाम से भी पंजीकृत है। महात्मा गांधी जी के नाम से एक वैरायटी है जो भी बहुत ही प्रोफ्यूज फ्लावर करती है, बहुत ही शांत रहती है और उसके तीनों ब्रैकेट्स ऐसे जुड़े रहते हैं, उसकी पोलन ट्यूब को ढक के रखते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि पूरी लीफलेस कंडीशन में है और पूरा ब्रैकेट ही ब्रैकेट उस पर है। जो किसान भाई हैं, खास करके जो बाउंड्री वाल पे लगाने चाहते हैं, जो फास्ट ग्रोइंग किस्में हैं, उनको लगा सकते हैं। जैसे कि चित्रा है, RR पाल है, ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है, कम मेंटेनेंस में बाउंड्री वाल पे हो जाती हैं। कुछ ऐसी हैं जैसे पिक्सी है, पिक्सी वेरीगेटा है, चेरी ब्लॉसम है, लॉस बेनास वेरीगेटा है, तो चांगी एयरपोर्ट वैरायटी है और हमारी थीमा है, कलरफुल वैरायटी है, RR पाल है और हमारी डॉक्टर राव है। तो इन किस्मों को डॉक्टर PV साने हैं, इनको गमले के लिए किसान लगा सकते हैं और उनकी कटिंग से, उनको एयर लेयरिंग से नए पौधे बना सकते हैं। बोनसाई में यूज़ कर सकते हैं, लेडी मेरी बेरिंग है उसको बोनसाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गोल्डन ग्लो है, उसको भी आप रोड डिवाइडर पे भी लगा सकते हैं, अपने घर में, अपनी बाउंड्री वाल पे, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने कार्यालय में, जहाँ भी संभव हो पौधे लगाएं और कम देख रेख के साथ फूलों का आप आनंद उठाएं। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात यह है कि इसकी देखरेख अधिक नहीं करनी पड़ती है और बहुत आसानी से इसे कह सकते हैं कि बढ़ाया जा सकता है। इसके मल्टीपल यानी अनेकों इस्तेमाल है, जहां औषधि इस्तेमाल भी है, खूबसूरती के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इससे आप अपने इलाके की सुरक्षा भी बढ़ा सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि बाड़े का भी ये काम करती है, क्योंकि कांटे भी इसमें होते हैं। तो मुझे लगता है जंगली जो पशु हैं उनसे अगर खेत बचाना चाहते हैं किसान,
किसान तो भी इसका अच्छा इस्तेमाल रहेगा। हाँ जी, मैंने चित्रा एक वैरायटी दिखाई थी आपको, गार्डन में भी है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है। यदि बाउंड्री वाल पे लग जाए, फार्म हाउस के चारों तरफ लग जाए, तो उसमें ना तो कोई जानवर, ना कोई इसमें कोई बाहर का जंगली जानवर या सूअर उसमें आपके खेत को संरक्षण देंगे। सिंधु साहब, ये बताइए कि जैसे हम अन्य फूलों की बात करते हैं जिन्हें हम कहते हैं व्यावसायिक खेती, उन कट फ्लावर्स, तो किसानों का रुख उस तरफ ज़्यादा दिखाई देता है कि उसकी प्रॉपर वो खेती कर सकते हैं और उसके बंडल बना बना के बेचे जा सकते हैं। बोगनविलिया की व्यावसायिक खेती किस तरीके से होगी? बोगनविलिया के, क्योंकि ये एक सौंदर्यकरण का पौधा है, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, इसके कट फ्लावर का लाइफ है जो पेटल्स की, यदि आपने पेड़ से काट लिया तो लंबी नहीं है, 2 या 3 दिन तक तो आप तो उसको फ्लावर वाश में यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसकी लंबी वाश लाइफ ना होने के कारण इसकी तुलना हम गुलाब से, ग्लैडियोलस से या लिलियम से या गुलदाउदी से नहीं कर सकते। उनका तो हम कट फ्लावर में प्रयोग में लाते हैं, लेकिन ये एक हमारा अलंकृत बागवानी का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण पौधा है जिसके मल्टीपल यूज़ हैं। भले इसको कट फ्लावर में आप यूज़ ना करें, बट इसकी सुंदरता आप पूरे वर्ष ले सकते हैं और इसके पौधे बना सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने यार दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट में दे सकते हैं, बोनसाई इसकी बना सकते हैं और कम खर्च में इसके पौधे आप बना सकते हैं। हार्डवुड कटिंग से इसके पौधे बनाइए, टिप वुड कटिंग से इसके पौधे बनाइए, यहाँ तक कि ग्राफ्टिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक पौधे में भिन्न भिन्न प्रकार के कलर उसमें ग्राफ्ट कर दें, तो आप ये एक पौधे पे 5 या 6 यदि किस्में आपने ग्राफ्ट कर दी तो आप भिन्न भिन्न प्रकार के कलर एक ही गमले में नज़र आएंगे। आपको हम लेके चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमने ग्राफ्टिंग की हुई है। ये ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक बहुत अच्छा है, यानी ग्राफ्टिंग भी इसमें काफ़ी सरल रहती है। सिंधु जी, ये बताइए कि क्या इसका कोई विशेष समय है जिस वक्त हमारे किसान इसके पौधे तैयार कर सकते हैं? और जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही आसानी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी या पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो व्यावसायिक दृष्टि से नर्सरी इसकी तैयार करना चाहते हैं उन्हें क्या सलाह देंगे किसानों? जैसे कि जो नए हमारे भाई बहन हैं जो शुरू में इसका काम करना चाहते हैं, तो उनको तो मैं यही सिफारिश करता हूं कि वो खास करके जून जुलाई के महीने में इसकी हार्डवुड कटिंग काटें और 6 से 9 इंच की लंबी एक पेंसिल साइज़ की कटिंग काटें और उसकी कटिंग लगाएं और उसको स्प्राउट करवा लें और उसके बाद नए पौधे उसको बना सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान रखते हैं, जो इसके बारे में कुछ समझ रखते हैं, जिनको तकनीकी जानकारी हासिल है पहले से, तो वो इसकी टिप कटिंग के थ्रू भी इसके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। टिप का मतलब है कि आप इसकी टर्मिनल सूट जो बहुत सी मुलायम होती है उसको तोड़ें और उसको रेत में पॉली बैग में लगाएं तो वो पौधा तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ आप ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई, ग्राफ्टिंग के माध्यम से भी इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि आप इसके बोने पौधे भी बना सकते हैं। इसकी इस तरह से आप मैकेनिकल रेगुलेशन कीजिए, समय पे कटाई छटाई करके इसको बोना भी रख सकते हैं। मलेशिया, चाइना, सिंगापुर अलग-अलग आकार भी दे सकते हैं। टेप्योरी का रूप ले लेता है, ये एक पेड़ का रूप ले लेता है, एक ये सर्ब्स का रूप ले लेता है, एक ये आर्बर का रूप ले लेता है, एक अम्ब्रेला का रूप ले लेता है, तो एक झोपड़ी का रूप ले लेता है। उसके नीचे आप आराम से बैठ सकते हैं यदि गर्मी है। तो इस तरह से इसके वैसे देखने को पौधा तो ये एक ही है कि बोगनविलिया है, कि ये ऐसे ही हो जाएगा, लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन एक बात तो आपको एक अपना प्रयत्न तो करना पड़ेगा ना, पहला स्टेप तो आपको चलना पड़ेगा। तो इसको एक बार आप लगा देंगे, फिर उसके बाद ये ऐसे ही हो जाएगा। हल्की फुल्की इसको देख रेख की ज़रूरत है, लेकिन इसको हल्का पानी चाहिए। ज़्यादा पानी देंगे तो फूल नहीं आएगा, ब्रैकेट गिरा देगा और पौधे पे वेजिटेटिव ग्रोथ है, पत्तियाँ ज़्यादा आ जाएंगी। अभी आप देख रहे हैं हम बहुत हल्का पानी लगाते हैं, यदि इसमें एक्सेस वाटरिंग होगी तो एकदम से इसके ब्रैकेट गिर जाएंगे। तो वैसे इसका जो सबसे सही समय है वो जून जुलाई है कटिंग लगाने का, लेकिन हम इसका फरवरी मार्च में भी टिप वुड कटिंग लगाते हैं, अभी भी लगाई हुई है। तो हम अनुसंधान कार्य से, हमारे यहाँ पे विद्यार्थी हैं, MSc PhD का 1-2 स्टूडेंट भी है जो इस पे रिसर्च कर रहा है, और समय पे हम इसको इंड्यूस म्यूटेशन या हमारा जो नेचुरल म्यूटेशन है उसके माध्यम से भी हम आइसोलेट करते रहते हैं इनकी ब्रांच को, और इसमें जो भी वेरिएशन हमें नज़र आएगा उसको ले जाएंगे, उसको फिर हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से
या फिर हम इसको आइसोलेट करके कटिंग या बडिंग या फर्दर जो भी हमारे ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से नए पौधे बनाएंगे और वो एक नई किस्म का रूप ले लेगा और उसको नई किस्म विकसित करके उसको हम जनता को देते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आपको बता दें, खेती में किसान भाइयों आपके सामने अनेक तरह की समस्याएं आती हैं और उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए पूसा के जो कृषि वैज्ञानिक हैं लगातार आपको जानकारी भी देते हैं। आज आपकी जो समस्या हैं, आपके सवाल जो आते हैं, उनके क्या कुछ जवाब दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक, आइए देखते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। आज का ये सवाल मध्य प्रदेश से एक दर्शक ने भेजा है। ये जानना चाहते हैं कि क्या लाल भिंडी की खेती की जा सकती है मध्य प्रदेश में, और अगर वो करना चाहते हैं तो ऐसे में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना उनके लिए ज़रूरी होगा अगर वो लाल भिंडी की खेती करना चाहते हैं। आइए लेते हैं इसका जवाब डॉक्टर JPS डबास से। हमारे किसान भाई का सवाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर हमने कोई खेती कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा उस भिंडी को हम कहाँ बेचेंगे, उसकी मांग कितनी है, उसका क्या पैसा मिलने वाला है। हमारे देश में भिंडी के अंदर काफ़ी विविधता है और लाल किस्म की भिंडी को भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और जो हमारा सब्जी अनुसंधान संस्थान जो बनारस में है, उन्होंने कुछ लाल भिंडी की किस्में भी निकाली हैं, तो आप वहाँ से इनका बीज लेके इसका खेती कर सकते हैं। लेकिन ये आपको देखना होगा कि आपकी मार्केट में इसकी कितनी अधिक डिमांड है। और भिंडी की डिमांड सब्जी के तौर पे तो होती ही होती है, साथ साथ में जितने भी खांडसारी या गुड़ बनाने वाली जितनी भी देसी जो तरीके हैं हमारे, उसमें भिंडी के जो देसी भिंडी उसके रस का विशेष रूप से प्रयोग होता है, जिसकी वजह से हम गुड़ को अच्छा उसके रस को साफ कर सकते हैं। तो भिंडी हमें सब्जी में तो अच्छी होती है, साथ ही साथ ये इसका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी महत्व है और इसका प्रयोग है। इसके अलावा औषधीय पौधों में भी इसका प्रयोग होता है। तो भिंडी की लाल भिंडी की खेती की जा सकती है। इसकी अच्छी किस्में आप बनारस से ले सकते हैं। और आप लेकिन ये आपको देखना होगा कि आपके बाज़ार में इसकी मांग कितनी है, क्योंकि किसान को बाज़ार की मांग के हिसाब से अगर खेती करते हैं तो किसान को ज़्यादा आमदनी होगी, अन्यथा उसको पूरी आमदनी नहीं मिल पाएगी। आपको ये देखना कि आपके बाज़ार में इसकी मांग कितनी है। बिल्कुल, तो बाजार में कितनी मांग है इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और भिंडी की खेती की जा सकती है मध्य प्रदेश में, सही तरीका क्या है, कहाँ से आप इसके बीज प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी जानकारियाँ डॉक्टर JPS डबास ने भी दी है। तो आज के लिए आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।